बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जी हाँ, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम का काफ़ी मशहूर लाइन है, जिसे 32 साल पहले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सच कर दिखाया। मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किए गए और उस समय हमारे देश के पास मुश्किल से 15 से 20 दिनों का ही रिजर्व था और उसके बाद हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा होता। तो ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में हम कैसे बाहर आए और कैसे बने मनमोहन सिंह संकट मोचन, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दीपक भैया और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। साल 1991 जब भारत में जनरल इलेक्शन हुए, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चुनकर आई और उन्होंने पहले सेलिब्रेट करने से पहले आरबीआई गवर्नर को बुलाया और देश के आर्थिक सिचुएशन के बारे में समझा। उस समय के आरबीआई गवर्नर थे मनमोहन सिंह, जिनसे पूछा गया देश के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और उन्होंने तुरंत ही मनमोहन सिंह को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया। अपॉइंट होने के बाद मनमोहन सिंह ने अपना सबसे पहला बजट रखा, जिनमें उन्होंने एक संजीवनी बूटी रखी, जिसके तहत इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई और इंडिया में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की लहर दौड़ गई। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार 1991 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो था क्या, देश के अंदर उस समय क्या चल रहा था और इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। तो देखें तो अगर 1991 के पीछे की बात की जाए तो ऑलरेडी इंडिया 2-3 वॉर लड़ चुका था, जैसे कि इंडो चाइना वॉर और इंडिया बांग्लादेश वॉर। इससे पहले 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब भी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं थी और इन दोनों वॉर के बाद और भी ख़राब हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद एक मेन रीज़न बताया जाता है 1990 और 1991 के बीच में लड़ा गया एक गल्फ वॉर, जिसके वजह से गल्फ कंट्रीज से आया हुआ तेल काफ़ी महंगा हो जा रहा था इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना। सिर्फ क्रूड ऑयल की बात नहीं है, इंडिया बाकी चीज़ों के लिए भी बाहरी देशों पे डिपेंड रहता था उस समय इंडिया के अंदर इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता था, जबकि एक्सपोर्ट काफ़ी कम होता था। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया से सिर्फ लेदर आइटम, कपड़े, ज्वेलरी और मसाले ही एक्सपोर्ट किए जाते थे, जिसके चलते इस वॉर जैसे कंडीशन में इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा और जो इंडिया का फिजिकल डेफिसिट था वो काफ़ी तेज़ से घटने लगा। फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें तो सिंपल मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही थी उससे ज़्यादा खर्चा कर दे रही थी, जिसके चलते फिजिकल डेफिसिट काफ़ी तेज़ी से नीचे होने लगा और जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व थे वो काफ़ी तेज़ी से कम होने लगे। फॉरेक्स रिजर्व उस समय आरबीआई मैनेज करता था और इस समय भी आरबीआई मैनेज करता है। उस समय का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो $6 बिलियन तक आ गया था और ये $6 बिलियन मात्र 15 से 20 दिन इंडिया के अंदर इंपोर्ट करा सकता था। उसके बाद इंपोर्ट कराना इंडिया में काफ़ी महंगा हो जाता और काफ़ी मुश्किल हो जाता। फिर इंडिया काफ़ी डिपेंड रहता बाहरी फंड के ऊपर, फ्री एड्स के ऊपर और आईएमएफ से मांगे हुए लोन के ऊपर। लेकिन उस समय देश में जो ये सब प्रॉब्लम चल रही थी उसके लिए सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने इमीडिएटली एक्शन लिया और डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी कर दिया, यानी रूपी को डॉलर के अगेंस्ट में काफ़ी कम कर दिया गया। आप इससे समझ सकते हैं कि पहले रूपी को 9% गिराया गया, फिर रूपी को 11% गिराया गया। ये 2 फेसों में डिवैल्यूएशन किया गया कि मार्केट में पैनिक ना हो और स्टेक होल्डर्स को आसानी रहे कि ऐसा कुछ स्टेप गवर्नमेंट लेने वाली है। टोटल 20% का गिरावट आया था रूपी में। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब रूपी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में 4 रुपये था और जब ये डिवॉल्यूशन किया गया तो रूपी का वैल्यू 22 रुपये हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट अपने ही करेंसी को इतना क्यों डाउन करेगी। इसके पीछे का रीज़न था कि एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ाना इंडिया के अंदर। लेकिन अगर करेंसी डाउन हो जाएगी तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, वो एक अलग टॉपिक है, उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए समझ सकते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके इंडिया के बाद। दूसरा स्टेप जो भारत सरकार की तरफ से लिया गया वो ये था कि जितना भी गोल्ड रिजर्व था हमारे पास उसे गिरवी रखा गया बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, जिससे $400 मिलियन रेस किया गया। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में 16 मई को यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गोल्ड को गिरवी रखा गया, जहाँ से $200 मिलियन का फंड रेस किया गया। और इसके बाद गवर्नमेंट ने आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2 बिलियन का फंड लिया। अब ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना फंड आ गया था जिससे वो इंपोर्ट करा सकती थी सामान को अपने देश के अंदर।
लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसी पॉलिसी में चेंज करना था जिसके अंदर इंडिया के अंदर जिस हिसाब से ट्रेड होता है और जिस हिसाब से बिजनेस होता है, उस समय काफ़ी लाइसेंसी राज था। कोई भी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए, कोई भी बिजनेस रन करने के लिए इंडिया में काफ़ी पेपर वर्क करना था और काफ़ी सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, जो कि काफ़ी मुश्किल था। और यही रीज़न था कि बाहर से कोई कंपनियां इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, ये सब माथापच्ची के चलते। राव सरकार के तरफ से नए ट्रेड पॉलिसी लाए गए और नए इंडस्ट्री पॉलिसी लाए गए। ट्रेड पॉलिसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया गया, जो हमारे देश के एक्सपोर्टर्स हैं उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए और उनको एनकरेज किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में अमाउंट प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट करें। वो इंसेंटिव डिसाइड होता था जितना वैल्यू वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां थीं उनको भी रिलैक्स दिया गया कि आप बाहर से सामान इंडिया के अंदर इंपोर्ट करें और उसके डबल रेट का सामान एक्सपोर्ट करें उतना प्रोडक्शन करने के बाद। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। इस चेंजेस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये चेंजेस पहले ही क्यों नहीं कर दिए गए और ऐसा क्राइसिस आने की नौबत ही क्यों पड़ी। ऐसा इसलिए कि उस समय गवर्नमेंट को फिर से टेंशन ये था कि अगर फिर से हम कोई बाहर फॉरेन इन्वेस्टर को अगर इंडिया में लाएंगे और वो कंपनी फिर से इतनी बड़ी होगी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी, तो वो कहीं फिर से हमें गुलाम न बना ले। इसीलिए इतने कड़े कानून रखे गए फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में आने के लिए। तो अब बात किया जाए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंज लाया गया। तो पहला तो सबसे मेजर चेंज लाया गया कि लाइसेंसिंग प्रोसेस को काफ़ी रिलैक्सेशन मिला और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रेस्ट्रिक्शन थे बिजनेस करने के ऊपर इंडिया के अंदर, उसे रिलैक्स किया गया और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया गया कि आप आएँ और अपनी कंपनियां, अपनी फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर लगाएं। दूसरा जो चेंज किया गया, जो पब्लिक सेक्टर मोनोपोली उस समय ज़्यादातर इंडियन गवर्नमेंट ओन करती थी, उसमें रिलैक्स दिया गया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को बुलाया गया और 51% का हिस्सेदारी उस मोनोपोली में उनको मिला। लेकिन इसके अलावा कुछ जो पब्लिक सेक्टर थे जो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी थे, उसको गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, जैसे कि रेलवेज़, एनटीपीसी, कोल इंडिया एक्सेट्रा। इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जब बाहर से कंपनी आ रही तो बाहर से काफ़ी फॉरेन गुड्स इंडिया में आना शुरू हो गए और काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई इंडिया के अंदर, जिसके चलते वापस से इकोनॉमी ट्रैक पे आने लगी। इन सब चीज़ों के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म देखने को मिला 92 के बजट में, जिसको फिर से मनमोहन सिंह ने प्रेजेंट किया पार्लियामेंट के अंदर। और इस बजट का सबसे ज़्यादा फोकस था जो इंडिया के अंदर फिजिकल डेफिसिट जो बढ़ रहा था उसको कैसे कम किया जाए। तो इसको कम करने के लिए सरकार ने सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया और उसको 5% से बढ़ा दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स को अगर सिंपल शब्दों में समझे तो कॉर्पोरेट टैक्स वैसा टैक्स होता है जो कॉर्पोरेट अपने टोटल टर्नओवर के ऊपर गेन पाती है, उससे कुछ टैक्स डिडक्शन अब इंडियन गवर्नमेंट लेने वाली थी। दूसरा जो टैक्स डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया गया वो बैंक डिपॉजिट के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया। जब भी कोई बैंक डिपॉजिट होगा तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर्स पे, फर्टिलाइजर्स पे और पेट्रोलियम पे कुछ प्राइस इंक्रीज़ किए गए जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते में जाते थे। म्यूचुअल फंड को अलाउ किया गया कि प्राइवेट सेक्टर भी म्यूचुअल फंड अपना अपना डालें और जितने भी पैसे हो रहे हैं उन्हें स्टॉक मार्केट में उतारे, जिससे हमारी इकोनॉमी है वो ट्रैक पे आ सके। तो ये सारे स्टेप लिए गए थे उस समय इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारे इकोनॉमी को बचाने के लिए। नहीं तो अगर उस समय हमारा देश अगर लोन ट्रैप में फंस जाता तो आप सब जानते ही हैं कि क्या हाल होता है। आप सब हमारे नेबर से देख सकते हैं कि वो कैसे लोन ट्रैप में फंसा है और इकोनॉमी अगर लोन ट्रैप में फंस गई तो हमेशा लोन ही लेना पड़ता है। तो हमें थैंकफुल होना चाहिए हमारे ऐसे लीडर्स के ऊपर जिन्होंने हमारे देश को बचाया और उनके वजह से हमारी इकोनॉमी आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। धन्यवाद।